the ideal concept. शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हमने 9 क्लास का जो पिछला वीडियो जो अपलोड किया था, उसमें हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि भारत की स्थिति, पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसकी जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है, ये इन सब चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। इससे आगे की जो वीडियो है वो भौतिक स्वरूप और उच्चारण। तो सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप को जानेंगे। भौतिक स्वरूप यानी प्रकृति ने जो पृथ्वी की जो स्वरूप बनाई उसको जानेंगे, उसके निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे, किस तरह से उस पर जो है सो कौन सा बल कार्य कर रहा है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। इसके बाद मरुस्थल का निर्माण कैसे हो गया, पहाड़ का निर्माण, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पठारी भाग का निर्माण कैसे हो गया, मैदानी भाग कैसे बने, नदियाँ कैसे निकल गई, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है हम इसमें प्राप्त करें। कैसे समुद्र में द्वीप निकले हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जानने के लिए हम कुछ सिद्धांतों पर चलेंगे। बहुत से ज्योग्राफर, भूगोलवेताओं ने बहुत सारे वो अपनी अपनी जो है सो मत प्रस्तुत किया है। जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गया, इसके अलावा और भी थ्योरी हैं, जैसे निहारिका परिकल्पना हो गया, ज्वारीय परिकल्पना हो गया। बहुत सारे परिकल्पना पृथ्वी से संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार दिया है, चाहे वो कांट हो या और भी भूगोलवेता। तो रटजेल हैं और ये, तो हमें जो सबसे अच्छा सिद्धांत जो लगा, या जिस सिद्धांत को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, हम उस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहा, कई प्रकार के सिद्धांत दिए, उसमें से हम द्वितारक सिद्धांत की जो परिकल्पना, द्वितारक सिद्धांत, मैं उस पर चर्चा करूंगा। या एक तारक, द्वितारक सिद्धांत, यानी दो तारों की इसमें इस थ्योरी में हम दो तारों की कल्पना के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति से सिद्धांत की जानकारी हम हासिल करेंगे। बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। दो तारा यानी एक तारा यह, एक तारा ये है और दूसरा तारा भी है।
एक तारा हमारा, तो एक तारा ये है और एक तारा ये है। दो तारा, वास्तव में ये तारा यहाँ है। एक तो हम जानते हैं कि सूरज है और सूरज, यह दूसरा एक अन्य तारा कोई हो। तो यह जो तारा है वास्तव में यह यहाँ है। ऐसी कल्पना किया जाता है, मैंने कहा कि भूगोल कल्पनाओं का विषय है। विद्वानों ने यह कल्पना किया कि एक जो सूर्य स्थिर है यह तो है, एक अन्य तारा जो इस ब्रह्मांड में घूर्णन कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था और परिक्रमा करने के दौरान यह इधर इस तरह से आ गया। इस तरह से आने के बाद क्या होता है कि यहां पर जैसे ही आता है इसकी दूरी, यानी सूर्य की और एक अन्य जो तारा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा, तो यह दोनों की दूरी जो है यह कम जाती है। कम जाने के कारण क्या हुआ कि यह जो है, यह जो तारा था यह सूर्य को अपनी ओर खींचने लगा। जैसे चुंबक को हम लोहे के समीप ले जाते हैं तो जिसकी क्षमता अधिक होती है, अगर लोहे की क्षमता अधिक है तो वह लोहा को, चुंबक को अपनी ओर खींच लेगा, या चुंबक की क्षमता अधिक है तो वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो यह द्वैतारक परिकल्पना जो है या द्वैतारक सिद्धांत जो है वह इसी का अनुसरण किया गया कि इस तरह से दो तारे थे जो भ्रमण करते करते जब दूसरा तारा सूर्य के नजदीक आ गया तो इस स्थिति में क्या हुआ कि सूरज से इसने जो सूरज के अंदर जो तत्व है उसी तत्व को खींचना शुरू किया। खींचने के क्रम में क्या हुआ कि यह यहाँ से इस तरह से फोर्स जो है इस तारे की ओर शुरू। इस तारे में मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि मेरे पास, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। यह एक तारा है, यह दूसरा तारा है, यह सूर्य है, यह अन्य तारा है। इसने क्या किया कि इससे इसमें जो भी तत्व थे, जो भी पदार्थ था, उसको यह अपनी ओर खींचना शुरू किया। तो यह बीच का जो भाग है वह यहाँ से निकल के और इसमें समाने के लिए चला, क्योंकि यह अभी गतिशील था। तो जैसे ही यह यहाँ से निकला हुआ भाग इधर की ओर गया, तब तक यह तारा जो है दूर निकल चुका था, यानी यह यहाँ से आगे की ओर बढ़ चुका था, जिसके चलते यह दोनों की दूरी अब बढ़ गई। और यहाँ से जो पदार्थ निकला वह तो चूंकि सूरज से दूर जा चुका था, यह बहुत दिनों तक कुछ तो सूरज ने अपने अंदर समेट लिया। जहां तक सूरज की शक्ति थी वहां तक तो इसने इन सब पदार्थों को अपने अंदर समेट लिया, लेकिन जो इनके रेंज से जो दूर जा चुके थे वह इसी स्थान पर गतिशील करने लगे और भ्रमण करने लगे। वह एक पिघली हुई अवस्था, धीरे धीरे क्या होता है, वह पिघली हुई अवस्था में ही धीरे धीरे क्या होता है कि वह एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद इस तरह से अपनी आकृति को बना लेते हैं। धीरे धीरे क्या करता है, यह सब समेट करके और इस तरह से एक आकृति बनती है जिसे हम ग्रह के नाम से अभी जानते हैं, यानी उसे
उसी से सूर्य से ही 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो हम इसको अब यहाँ पर हमारे पास जगह बचा, आप इसको बारीकी से समझिए। छोटा, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा। इस तरह से जो फोर्स जो निकला या फोर्स इसी तरह से निकला। फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर छोटा होते चला गया और छोटा होता। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि यह जो फोर्स यानी यह बता रहा है कि कहीं से जब हम ग्रह के बारे में जब पढ़ते हैं या 6ठी कक्षा की एक बार किताब पढ़ लीजिएगा भूगोल, उसमें क्लियर है कि ग्रह कैसे, कौन से ग्रह बड़े हैं, कौन से ग्रह छोटे हैं, सबसे छोटे ग्रह कौन है। तो और उसकी जब आकृति देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि यह जो फोर्स गया वो कैसे गया था। इसी के अनुसार जहां पर जितनी अधिक मटेरियल थे वहां पर उतने बड़े आकार के ग्रह बने और उसी ग्रह में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी। तो अब हम पृथ्वी की चर्चा करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी समझें तो इसमें जानने योग्य कुछ और बातें हैं। क्या जानने योग्य बात है कि पृथ्वी जब सूरज से निकला तो वह शुरुआत में क्या था, वह शुरुआत में आग का गोला था। वह शुरुआत में आग का गोला था और जब भी कोई चीज से उष्मा निकलती है तो उसके साथ साथ वाष्प भी निकलता है। तो वाष्प निकलने के बाद क्या होता है कि ऊपर जाकर के वह वाष्प बादल बने, बादल से वर्षा हुई और वह बारिश का पानी पृथ्वी के भाग पर पड़ा, जिसके कारण ये बहुत सारे वर्षों में हुआ, 1-2 वर्ष में नहीं, यह करोड़ों वर्ष में ये सारी चीज करोड़ों वर्ष में घटना या घटी। तब पृथ्वी का भाग जो है वह क्या हो गया, वह जल से बुझ गया। तो कौन सा भाग बुझा, केवल ऊपरी भाग जिस पर हम निवास करते हैं। पृथ्वी के अंदर आज भी वह जो सूरज का जो पदार्थ जो था वह आज भी उसी अवस्था में है, यानी ऊपर से केवल वह सूख चुका है, वह आग बुझ चुका है, सूखा हुआ। अंदर से वैसे वो मटेरियल आज भी इधर से उधर होते रहती है। आज भी उसका एक परिमाण है कि आज भी ज्वालामुखी जब भी फटती है तो हम क्या देखते हैं, वही आग का गोला जो है, सूरज एक आग का गोला है, तो वही आग का गोला बाहर की ओर निकलता है नहीं। और जो ज्वालामुखी चट्टान बाहर की जो जलवायु है, बाहर की जो वातावरण है जिसमें वह ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे वह ज्वालामुखी चट्टान के रूप में सामने आ जाता है, चट्टान बन जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी चट्टान। तो इस तरह से हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाने। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाने तो पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, अब इसके भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। भौतिक स्वरूप के बारे में जानने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको तोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ। जब यह पृथ्वी बनी, जब यह पृथ्वी बनी, वर्षा इस पर जब हुआ तो यह भाग जो है ठंडा हो, यानी पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा था, ये हिस्सा ये ठंडा होता है। पृथ्वी की जो भूपटपट्टी का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह ठंडा होता है, ये भाग ठंडा होता है, ये भाग ठंडा होता है जिस पर मनुष्य जो है सो निवास करता है। यह भाग ठंडा हो गया। इसके अंदर कुछ गहराई तक यह
क्योंकि जल जो है जमीन ने क्या किया या पृथ्वी ने उस जल को अवशोषित भी किया, तो यह भाग भी ठंडा हो गया और इस भाग के ठंडा, यह भाग भी ठंडा हो गया, और कुछ उसका पानी जो है इसमें जो भी खाली स्थान पृथ्वी के अंदर के जहां भी खाली स्थान है उस क्षेत्र में क्या भर गया, तो जल भर गया। लेकिन यह जो भाग है, ये वाली जो भाग है, यहाँ पर आज भी द्रव अवस्था में मटेरियल इधर से उधर गतिशील करते रहते हैं, जिसे अंतर्जन अंतर्जनिक कारक, यहाँ पर जो भी घटनाएं घटते हैं वह अंतर्जनिक कारक है। तो यह अंतर्जनिक कारक होगा। अब हम जानते हैं कि भू आकृति प्रक्रियाएं जो है वह क्या है। हमने अभी केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल समतल भूमि ही नहीं पाई जाती है। कहीं पर क्या देखते हैं कि कहीं हम देखते हैं कि पहाड़ है, तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर मैदान है, उसको भी जान भी लेते हैं। पृथ्वी के भारत की अगर हम चर्चा करें, हम केवल यहाँ पर भारत के बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ चर्चा हम पूरे विश्व से भी करेंगे। हम अभी केवल भारत के बारे में, भारत की जो लैंड यूज है यानी भूमि का जो प्राकृतिक उपयोग जो है वह इस हिसाब से, यानी 43% पर क्या है, मैदान है, 30% पर क्या है, पर्वत है, और 27% भाग पर क्या है, पठार। तो भारत की जो स्वरूप है, भारत की जो आकृति वह क्या देखते हैं कि कहीं पर समतल है, समतल जमीन है, कहीं पर क्या देखते हैं कि कहीं जमीन उठा हुआ है, कहीं समतल है, यानी उतना उठा हुआ भी नहीं है, उतना समतल भी नहीं है, और कहीं पर क्या देखते हैं कि केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो मैदान हो या पठार हो या पर्वत हो, इसकी जो स्वरूप है, इसकी जो बनावट है वह एक जैसी नहीं है। अब एक जैसी नहीं है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भू आकृति की ऐसी जो भू आकृति बनाई, यानी कहीं का भूमि उठ गया, कहीं का नीचे है, कहीं का प्लेन है, तो यह होता क्या है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भू आकृति क्या होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि भू आकृति क्या होती है। भू आकृति